हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम समझेंगे द लास्ट लेसन जिसको लिखा है अल्फोंसो डॉटेट ने। देखो बच्चों, इस क्लास में हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे बहुत सारे न्यू वोकेबलरी वर्ड्स के मीनिंग एंड प्लस इस स्टोरी में जो इतने सारे प्यारे प्यारे फ्रेजेस दिए हैं उन सभी को हम सीखेंगे एंड प्लस कोशिश करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में उन फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टोरी के ऑथर के बारे में। इन स्टोरी के ऑथर का नाम है अल्फोंसो डॉटेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है प्लस शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया था जब फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई थी। कब हुई थी? 1870 से 1871 के बीच। देखो बच्चों, ये प्रशिया जो है ये आज के टाइम का जर्मनी है, हमारा जर्मन हम कह सकते हैं इसको। था इस टाइम पर जीता था हमारा प्रशिया, दैट इज़ जर्मनी। ओके, इसने फ्रांस को हरा दिया था और उस टाइम पे रूलर कौन था? बिस्मार्क। तो प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उस टाइम पे प्रशिया के पार्ट्स कौन कौन से थे? जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। तो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेज एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस स्टोरी में क्या हो रहा है, जो फ्रेंच है उसके दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेज एंड लोरेन उसको जर्मनी को दे दिया गया है, जर्मनी के हाथों में वो चला गया। तो इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि जो फ्रेंच के लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके टाइम पे उन लोगों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है, प्लस उन लोगों को अपनी क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ रही है कि ये कितना दुख का टाइम होता है, कितना मुश्किल टाइम होता है जब हमें अपने देश की चीज़ों से अलग कर दिया जाता है। तो आइए इस स्टोरी में हम समझते हैं उन लोगों का दर्द। देखिए, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. तो ये स्टोरी शुरू कौन कर रहा है? ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर का नाम है फ्रांस, जो कि एक बच्चा है जो स्कूल जाते समय सोच रहा है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सुबह सुबह, और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है किससे? कि डांट पड़ेगी। तो ड्रेड का मतलब होता है बच्चों डर। ओके, तो डर किस चीज़ का है? डांट का। तो हम ये बोल सकते हैं स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट। तो उसे बहुत ज़्यादा डांट का डर लग रहा है, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो उसको इसलिए खासकर डर लग रहा है क्योंकि एम हैमिल जो उसके फ्रेंच के टीचर है उन्होंने उससे कहा था कि आज वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्टिसिपल्स हमारा एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो इसी तरह से फ्रेंच के ग्रामर में भी पार्टिसिपल्स आते हैं। तो इस बच्चे को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ये बहुत डरा हुआ है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। देखिए, वो कह रहा है कि मुझे उस पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड तक भी नहीं पता, तो इसलिए आज उसको बहुत डर लग रहा है कि सुबह सुबह वैसे ही वो लेट हो रहा है और ऊपर से डांट भी पड़ेगी कि उसको वो रूल्स भी नहीं पता। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत बार होता होगा। सो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उसने एक बार को सोचा कि क्यों ना वो भाग जाए और अपना पूरा दिन बाहर ही बिताए। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. आज का जो दिन था ये बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा दिन था। खुला मौसम था, जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी लकड़ी पर लकड़ी की डंडी पर बैठकर। और जो सॉ मिल होता है बच्चों, सॉ मिल का मतलब होता है लकड़ काटने की फैक्ट्री, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है वहीं पे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? वो प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है बच्चों जो हमारी आर्मी की खासकर प्रैक्टिस होती है उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सभी उस बच्चे को देख करके बहुत ही ज़्यादा लुभावना लग रहा था, बहुत ही मोहक लग रहा था। हालांकि उसे याद तो करने थे पार्टिसिपल्स, पर उसका मन इन सब चीज़ों में खो रहा था। तो उसे लग रहा था कि छोड़ो पार्टिसिपल्स, हम इसी चीज़ को पीछे जाते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। पर उस बच्चे ने सोचा कि नहीं, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैं इन सबके लुभावनेपन को अपने ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा। और वो फटाफट से स्कूल पहुंच गया। हरीड ऑफ टू स्कूल का मतलब होता है फटाफट से स्कूल पहुंच जाना। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब उस बच्चे ने टाउन हॉल की तरफ वह बढ़ा तो उसने देखा कि एक बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है बच्चों नोटिस बोर्ड।
तो आप जिन बच्चों को भी इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, आप ये सारे वर्ड्स प्लीज़ लिखते जाएं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। लास्ट 2 सालों से सारी की सारी जो बुरी खबरें हैं ये उसी बुलेटिन बोर्ड से आई है। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, या फिर ऐसा कह लो जो ड्राफ्ट्स होते हैं। ड्राफ्ट्स बच्चों क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का आउटलाइन, किसी भी चीज़ का स्केच, ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग, ठीक है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं उनके वो सारे ऑर्डर्स भी इसी बुलेटिन बोर्ड से आते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। एंड उस बच्चे ने सोचा बिना रुके कि अब क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना तेज़ जा सकता था उतना तेज़ मैं चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ, द वॉचटर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उस टाइम पे जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है बच्चों लोहार, ठीक है। एंड जो ये वॉचटर है इसका मतलब होता है काइंड ऑफ वॉचमैन। वॉचमैन, तो जो वहाँ पे वॉचमैन था, लोहार था, और जो वॉचमैन था वो किसके साथ था, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस बच्चों वो होता है जो सीखने वाला होता है, जो लर्नर होता है। इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं लर्नर, जो नौसिखिया होता है, जो अभी सीख ही रहा होता है नई नई चीज़ें। उन्होंने वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ा और उसने कहा कि डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ मत चलो बब। अब यहाँ पे ये जो बब है ये हम ऐसे बोल देते हैं ना कि बच्चे, इतना तेज़ मत चलो बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम सही टाइम पे स्कूल पर पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फिर मैं धीरे धीरे अपनी भरी हुई सांस से आखिर में एम हैमल के लिटिल गार्डन तक भी पहुंच ही गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। ज़्यादातर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पे बहुत चहल पहल होती थी। बसल का मतलब हो सकता है बच्चों चहल पहल। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर सड़कों तक भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जब बच्चे डेस्क में बैठते हैं तो उन्हें खोल करके और फिर बंद करके बैठते हैं, इस चीज़ की भी आवाज़ होती है, तो सबको पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग स्कूल के अंदर है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन्स थे उनके जो पार्ट थे वो बार बार रिपीट किए जाते थे। यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ। यूनिसन का मतलब हम लिख सकते हैं एक साथ। वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो हम जो है अपने हाथ कानों के ऊपर रख लेते हैं ताकि हम और कोई बाहर की आवाज़ ना सुन सके, सिर्फ और सिर्फ अपने लेसन्स पर ही ध्यान दें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तो जो टीचर होते हैं वो रूलर्स को जो है टेबल्स पे इस तरह से मारते जाते हैं कि उनसे एक टक 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 इस तरह की आवाज़ आती है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब सब कुछ शांत हो गया था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। इस सेंटेंस का मतलब होगा बच्चों कि जब हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम किसी की नज़रों में ना आए तो हम एक एक स्टेप इस हिसाब से छुप छुप के रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई आवाज़ ना हो, कि किसी का हमारे ऊपर कोई ध्यान ना जाए। तो यहाँ पे कमोशन होता है एक नॉइसी डिस्टर्बेंस। आप लोग कमोशन का मतलब लिख सकते हो, कमोशन means noisy disturbance। यस, तो वो कोशिश कर रहा था कि ऐसा कोई भी आवाज़ वाला डिस्टर्बेंस ना हो और मैं चुपचाप जाके अपने डेस्क तक पहुंच जाऊँ कि मुझे कोई भी देख ना सके। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट उस दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट ही होना था। उसके पीछे एक कारण था जो हम आगे की स्टोरी में समझेंगे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो एम हैमल थे उनके टीचर, वो ऊपर नीचे से चलकर आ रहे थे अपने भयानक आयरन रूलर के साथ, जो उनका स्केल था अंडर हिज आर्म, अपने हाथों के अपने बाहों में दबा करके।
आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। मुझे डोर खोलना पड़ा और सबसे पहले जाकर बैठना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, आप लोग सोच सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आ रही थी और मैं कितना डरा हुआ था उस टाइम पे। यहाँ पे बच्चों ब्लश्ड का मतलब शर्म आना होगा, शर्म आना, एंड फ्राइटेंड का मतलब होगा डरा हुआ, डरा हुआ। ओके, बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। एम हेमिल ने बहुत ही प्यार से बोला कि अपने प्लेस पे जाओ, अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं फटाफट से अपने बेंच पर जाकर शांति से बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक भी मैंने अपने डर से अच्छे से काबू नहीं पाया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। उस टाइम मैंने नोटिस करा कि हमारे टीचर ने एक बहुत ही प्यारा सा हरे रंग का कोट पहना है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, एक फ्रिल टाइप एक शर्ट होती है बच्चों, जो उसके टीचर ने उस दिन पहनी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क की काले रंग की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। सारी की सारी कैप जो थी वो कढ़ाई उस कैप की हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन। ये इस तरह के कपड़े उन्होंने कभी नहीं पहने थे, ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डेज पे पहना करते थे वो इस तरह के कपड़े। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। इसके अलावा सारा का सारा स्कूल ही बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था। एंड सॉलम, सॉलम मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वाइट, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। तो आप ये सॉलम का मतलब लिख सकते हो बच्चों, सॉलम का मतलब होगा गंभीर। But the thing that surprised me most was to see on the back benches they were always empty. The village people sitting quietly like ourselves. सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी, जो बैक बेंचेस, जो पीछे के बेंचेस हमेशा खाली रहा करते थे, आज उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, ओल्ड हाउसर का यहाँ पे मतलब होगा बच्चों ओल्ड फार्मर, ओल्ड फार्मर। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उनकी एक 3 कोने की हेड थी, वो पहनी हुई थी इस ओल्ड फार्मर ने। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब होता है बच्चों पुराना, पुराना या पिछला। पुराना मेयर जो गांव का था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर जो रिटायर हो गए थे वो पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो सोचने वाली बात ये थी कि इतने सारे लोग आज अचानक से फ्रांस की क्लास में कर क्या रहे थे आखिरकार। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी के सभी बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉजर जो है एक ओल्ड प्राइमर लेकर आए हुए थे। यहाँ पे प्राइमर क्या है बच्चों, एक स्मॉल बुक होती है जो हम छोटे बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं ओल्ड स्मॉल रीडिंग बुक, और स्मॉल बुक टू teach young children, thumbed at the edges। अब इस वर्ड thumbed at the edges का मतलब क्या होगा कि एजेस से वो थोड़ी थोड़ी सी रगड़ी हुई थी, मतलब वो पुरानी थी। इसका मतलब क्या हुआ, thumbed at the edges मतलब वो पुरानी थी, वो थोड़ी सी घिसटी हुई थी या फिर रगड़ी हुई थी। And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। अपने घुटनों के ऊपर उसे खोल के रख लिया था और उसी के ऊपर अपने स्पेक्टिकल्स भी रख लिए थे पेजेस के ऊपर। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था उस टाइम पे एम हेमिल ने अपनी चेयर ऊपर की तरफ की। And in the same grave and gentle tone which he had used to me said, My children, this is the last lesson I shall give you। तो उसी टोन में एम हेमिल ने कहा कि मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को आखिरी लेसन पढ़ाऊँगा।
The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि अब से स्कूल्स अल्सेस के और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. नया टीचर आपका कल आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आज ये आपका आखिरी फ्रेंच का लेसन होगा. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही ध्यान से सुने. व्हाट अ थंडर क्लैप. बच्चों, ये जो वर्ड थंडर क्लैप है इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे शॉक मिलना, राइट, कि मतलब एकदम से सडन एंड अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ होना जिसको हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे कि इस बच्चे जो ये फ्रांस है बच्चा, इसने कभी इंग्लिश की फ्रेंच की क्लासेस में इतना ध्यान नहीं दिया और अचानक से इसे पता चला कि अब ये और फ्रेंच नहीं पढ़ेगा. फ्रेंच ये आखिरकार इसकी आइडेंटिटी थी. तो इसे इतना बड़ा धक्का लगा ये बात सुनकर. ही जस्ट गॉट सो मच शॉक्ड. थंडर क्लैप का हम बोल सकते हैं एकदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट. कुछ बहुत ही बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो जो हमें सुनकर बहुत बुरा लगे और धक्का लगे. सो व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. ये जो वर्ड्स थे ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे, अनएक्सपेक्टेड थे उस बच्चे के लिए. ओह द रेचेस, दैट वॉज वर्ड दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल. बच्चों, इस वर्ड रेचेस का मतलब होता है कि इतने ज़्यादा दुखियारे लोग जिनकी मिजरी देखकर, जिनका दुख देखकर आपको शायद बहुत ज़्यादा उनके लिए बुरा फील हो. तो रेचेस को हम हिंदी में बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेचारे लोग. जिनको देखकर हमें बहुत बुरा लगता है. दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. उन लोगों ने शायद यही टाउन हॉल में लिखा होगा कि अब से फ्रेंच का लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा, अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. मेरा फ्रेंच का आखिरी लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. मुझे तो बहुत ही मुश्किल से तो लिखना ही आता था. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. मुझे अब और सीखना ही नहीं चाहिए. आई मस्ट स्टॉप देयर. अब मुझे रुक जाना चाहिए. देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. मैं कितना दुखी फील कर रहा था कि मैंने अभी तक अपने लेसन्स पढ़े ही नहीं थे. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. सिर्फ किस लिए? ताकि मैं कुछ चिड़ियों के अंडों को देख सकूं या फिर मैं सार नदी पर स्लाइड कर सकूं, वहाँ पे खेल सकूं. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस. मेरी किताबें जो अभी तक मुझे एक प्रॉब्लम लगती थी मेरे लिए थोड़े टाइम पहले. सो हैवी टू कैरी. मुझे ऐसा लगता था कितनी भारी है ये किताबें. मेरी ग्रामर, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. और जो मेरी हिस्ट्री है मेरे संत महात्माओं की, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ. अब मेरे पुराने दोस्त बन चुके थे अचानक से. दैट आई couldn't गिव अप. और अब इन पर मैं गिव अप नहीं कर सकता था. अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था. बच्चों, ये सारी की सारी फीलिंग फ्रांस को अचानक से क्यों आने लगी? क्योंकि उसे एहसास हुआ कि टाइम रहते उसने अपनी भाषा को कीमत नहीं दी, अपनी भाषा को अहमियत नहीं दी. अचानक से उसे लगने लगा कि वो कितना गलत था कि इन सारी फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता था. और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी? टाइम रहते अपनी भाषा को अच्छे से सीखना. एंड एम हेमल टू. एम हेमल को भी उतना ही बुरा लग रहा था. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. मुझे बुरा लग रहा था कि अब मैं अपने टीचर को आगे कभी नहीं देख पाऊँगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. अचानक से मुझे ये सब भुला दिया इस चीज़ ने कि वो आज के बाद मैं उन्हें नहीं देख पाऊँगा कि वो कितने, चाहे वो कैसे भी टीचर थे, चाहे उनमें कितना ही गुस्सा था या फिर वो कितना ही रूलर से बच्चों को पीटा करते थे, अचानक से हमें याद आया कि वो आखिरकार हमारे टीचर ही तो थे जो हमसे बहुत प्यार करते थे. पुअर मैन. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. बेचारे सर, आज इसी कारण की वजह से उन्होंने इतने अच्छे कपड़े डाले थे क्योंकि उनका लास्ट लेसन होने वाला था हमारी क्लास में. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आया कि वो जो बूढ़े लोग थे गांव के, वो क्यों पीछे बैठे हुए थे. It was because they were sorry too. इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें भी उतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था. That they had not gone to school more. वो और ज़्यादा स्कूल नहीं गए अपनी भाषा को सीखने के लिए. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect
फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक यू बोलने का, क्योंकि उन्होंने 40 साल एक ईमानदारी से अपनी सर्विस करी और अपने देश को उनका थैंक यू बोलने का तरीका था जो कि अब उनका और नहीं रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब की चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरी बारी थी बोलने की, मेरी बारी थी जो मैं याद करके नहीं आया था उसे सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful role for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? अगर आज मेरा बस चलता तो कोई मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं उसे वो भी दे देता कि वो मैं पार्टिसिपल का डरावना रूल सुना सकूं, पूरी होशो आवाज़ में, तेज़ और बुलंद आवाज़ में, बिना किसी गलती के सुना सकूं। काश ऐसा हो सकता। बट आई गॉट मिक्सड अप on the first words and stood there holding on to my desk। पर मैंने सारी गड़बड़ कर दी, मेरे पहले ही अक्षर में मैं अटक गया। holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगा और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। I heard M. Hamill say to me, मैंने सुना M. Hamill ने मुझसे कुछ कहा। I won't scold you, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम रोज़ एक दूसरे से अपने आप से बोलते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुमने देखा हम कहाँ आ गए हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, ये अल्सेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टुल टुमारो, ये जो शहर है ये हमेशा कल के ऊपर सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है कि हम जो भी सीखेंगे अब कल ही सीखेंगे, आज नहीं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो लोग बाहर हैं उन्हें इस चीज़ का राइट होगा तुमसे कहने का। हाउ इज़ इट, देखो कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हो, ना तो तुम फ्रेंच बोल सकते हो और ना ही तुम फ्रेंच लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स, हम सभी को कहीं ना कहीं अपने आप से थोड़ा बहुत गुस्सा है। रिप्रोच मतलब होगा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप से गुस्सा होना। ओके, आप लोग रिप्रोच का मतलब लिख सकते हैं, अपने आप को माइल्डली क्रिटिसाइज़ करना। माइल्डली क्रिटिसाइज़ करना मतलब अपने आप की थोड़ी सी बुराई करना, अपने आप के अंदर थोड़ी सी कमी निकालना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी को कहीं ना कहीं खुद को देख कर के गुस्सा आना चाहिए थोड़ा बहुत कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, आप सभी के माँ बाप ने भी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं जताई कि आप सबको सिखाएं। वो दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने सोचा क्यों ना आप लोगों को फार्म पर या फिर मिल पर काम करवाया जाए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो और ज़्यादा पैसे कमा सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे खुद भी तो ब्लेम लेना है इस चीज़ का। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर फ्रेंड्स, अगर मैंने आप लोगों को पानी देने के लिए, अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा होता पाठ पढ़ाने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मैं फ़िशिंग करना चाहता था तो मैं क्या आप लोगों को आसानी से छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक चीज़ से लेके दूसरी चीज़, एच एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बोलते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कहने लगे कि फ्रेंच जो है इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे ज़्यादा साफ भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है, जिसके बारे में जो भी चीज़ जैसे लिखी होती है वो इंसान को समझनी उतनी ही आसान होती है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें हमेशा इसे बचा कर रखने चाहिए अपने बीच और कभी भी फ्रेंच को भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर अनस्लेव्ड
As long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से समझना बिल्कुल। When a people are slaved, इसका मतलब होता है जब लोग गुलाम होते हैं किसी के। As long as they hold fast to their language, जब तक उन लोगों की अपनी भाषा पर एक मजबूत पकड़ होती है। It is as if they had the key to their prison, वो भाषा की पकड़ इस तरह की होती है मानो उनके पास अपनी जेल खाने की चाबी उनके पास हो, तो वो कभी भी आज़ाद हो सकते हैं। बच्चों, भाषा हमारी एक ऐसी पहचान है जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जब तक हमारी भाषा हमारे साथ है, हम कहाँ से कैसे क्या आए हैं, हमारे रूट्स क्या है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो इसीलिए अपनी भाषा की बहुत बहुत इज्जत करें। I was amazed to see how well I understood it. मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि मैंने इतनी आसानी से ये सब कैसे सीख लिया। All he said seemed so easy, so easy. वो जो भी बोल रहे थे आज बहुत आसान लग रहा था। I think too that I had never listened so carefully. मैंने भी सोचा कि मैंने आज तक इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं। And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी आज तक कभी इतने पेशेंस से, इतने आराम से कभी कुछ समझाया ही नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारे आदमी आज हमें वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं जो कुछ भी वो जानते हैं। And to put it all into our heads at one stroke. आज एक बार में ही हमारे दिमाग में वो सारी की सारी नॉलेज भर देना चाहते हैं। After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद, व्याकरण के बाद हमारी लिखाई का भी एक पाठ पढ़ाया गया हमें। That day, M. Hamel had new copies for us. उस दिन M. Hamel हमारे लिए नई किताबें लेकर आए थे। Written in a beautiful round hand. Round hand बच्चों यहाँ पे एक राइटिंग स्टाइल को हम बोल सकते हैं। जो हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो उसमें राउंड हैंड एक राइटिंग स्टाइल के लिए लिखा गया है। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, एक सुंदर राउंड हैंड स्टाइल में वो शब्द लिखे थे। और जानते हैं उन शब्दों के, वो उस किताब में उन शब्दों में क्या लिखा था? फ्रांस, अल्सेस, फ्रांस, अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे वे हमारे देश झंडे हों जो पूरे रूम में उड़ रहे हैं, जो पूरे रूम में तैर रहे हैं। hung from the road at the top of our desks. ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी डेस्क से एक कोने से टॉप पर लटक रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work. हमें देखना चाहिए था कि सारे के सारे लोग कैसे काम पर लगे हुए थे। And how quiet it was, और सब कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens. सिर्फ और सिर्फ लिखने की आवाज़ आ रही थी पेपर पर। Once some beetles flew in. थोड़ी देर में कुछ भंवरे उड़कर आए। But nobody paid any attention to them. किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones. सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks. जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहे थे कि वो कैसे अपने अक्षर इतने सुंदर बनाए मानो कि मछली पकड़ने का कांटा हो। As if that was French too. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी एक फ्रेंच भाषा ही है। On the roof the pigeons cooed very low. छत पर कबूतर बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में चहचहा रहे थे। And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? मैंने सोचा क्या वो कबूतरों से भी जर्मन में गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless. जब भी मैं लिखते समय ऊपर देख रहा था, मैंने देखा कि M. Hamel एकदम शांत, बिना किसी हरकत के अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और gazing first at one thing then another. एक चीज़ को देखे जा रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ देख रहे हैं। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little room. ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग में सब कुछ बैठा लेना चाहते हैं कि उस रूम में, उस छोटे से स्कूल के रूम में सब कुछ कैसा है। Fancy, for 40 years he had been there in the same place.
कितना अजीब है कि वो 40 साल से इसी रूम में आते थे विद हिज गार्डन आउटसाइड। उनका प्यारा सा एक बाहर गार्डन भी था विंडो के बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। और उनके सामने उनकी वो क्लास थी प्यारी सी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ और सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थे वो थोड़े से रगड़ गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो अखरोट के पेड़ थे वो और ज़्यादा लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। जो बेल के पत्तों के पेड़ थे वो और ज़्यादा लंबे होकर के अब खिड़कियों से छत की तरफ बढ़ने लग गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। ये इन सभी चीज़ों ने किस तरह से उनका दिल तोड़ दिया होगा। बेचारे आदमी, पुअर मैन। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। उन्होंने सुना कि उनकी बहन भी ऊपर वाले रूम में पैक कर रही है अपने बैग्स। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। उन लोगों को अगले दिन ही देश छोड़कर जाना जो था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट उनके अंदर अभी भी साहस था हर एक लेसन को आखिर तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लिखने के बाद हमारा एक हिस्ट्री का लेसन भी हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। फिर आखिर में छोटे बच्चों ने अपनी फ्रेंच भाषा के जो शुरुआती अक्षर होते हैं उन्हें सीखना शुरू किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। बूढ़े किसान ने फिर से अपना चश्मा पहन लिया और अपनी जो पुरानी छोटी सी किताब थी उसे अब दोनों हाथों में ले लिया। एंड स्पेल द लेटर्स विद देम। और धीरे धीरे वह अक्षर कहने लगे उन छोटे बच्चों के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। तुम देख सकते थे कि वो भी, उनकी आवाज़ से भी ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो भी अभी रो रहे हैं। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा काँप रही थी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry at the same time. वो सब देखने में इतना अजीब लग रहा था मानो हमें हंसी भी आ रही हो और रोना भी आ रहा है एक ही समय पर। How well I remember it, that last lesson. मुझे कितने अच्छे से याद है उस दिन का लास्ट लेसन। All at once the church clock struck 12. अचानक से चर्च के क्लॉक में 12 बज गए। देन द एंजलिस। फिर हम लोगों ने अपने क्रिश्चियन भाषा की देन द एंजलिस। बच्चों यहाँ पे एंजलिस का मतलब होता है जो स्पेशल प्रेयर गाई जाती है कैथोलिक्स के द्वारा दिन में 3 बार। स्पेशल प्रेयर बाय कैथोलिक्स 3 times a day. At the same moment the trumpets of the Persian. उसी समय पर जो पर्शियंस के ट्रम्पेट्स थे उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। वो अपनी प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। उनकी आवाज़ हमारी खिड़कियों से नीचे आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हेमल खड़े हुए बहुत ही शांत अपनी चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मुझे वे इतने लंबे कभी भी नहीं लगे। माई फ्रेंड्स सेड ही। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा। आई मैं वह इतना कह के रुक गए। बट समथिंग चोक्ड हिम। अचानक से ऐसा लगा जैसे उनसे बोला नहीं जा रहा था। उनका गला घुटने लग गया। He could not go on. वो और नहीं बोल पाए। Then he turned to the blackboard. वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk. चौक का एक हिस्सा उठाया। And bearing on with all his might. और पूरी हिम्मत जुटाई। He wrote as large as he could. जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। Viva la France. Long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर वो रुक गए और अपना सर दीवार की तरफ झुकाया। And without a word, he made a gesture to us with his hand.
बिना कुछ बोले आखिर में उन्होंने एक जेस्चर बनाया अपने हाथ से। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल अब ख़त्म हो चुका है, आप सभी जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारी बहुत ही प्यारी सी द लास्ट लेसन की स्टोरी। आई होप आप सभी को आज का ये लेसन समझ में आ गया हो। एंड जल्दी ही हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ेंगे कि हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। हमने हालांकि A to Z पॉइंट्स आज समझ लिए हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।